हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइटेड पॉइंट। आज हम साइकोलॉजी के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और मोटिवेशन के ऊपर बेस्ड एक सेकंड वीडियो बनाते हैं जो कि एमसीक्यू बेस्ड रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो है प्रेरक शब्द क्या है। वो व्यापक है, अति व्यापक है, सूक्ष्म है या फिर कोई भी नहीं है। तो जो प्रेरक जो शब्द हमारे पास रहता है वो अति व्यापक शब्द रहता है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि नकारात्मक प्रेरणा को क्या कहेंगे। क्या वो आंतरिक रहेगी, प्रभाव होगा, बाह्य प्रेरणा रहेगी या कोई भी नहीं होगा। देखो, नकारात्मक जैसे पनिशमेंट होती है, ये सारे कुछ होती है, बाहरी प्रेरणा होती है जो बाहर से दी जाती है। ठीक है, ये बाहरी मोटिवेशन यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन रहता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने या नियंत्रित करने की प्रक्रिया क्या रहती है। जब हम किसी काम को जारी रखना शुरू करते हैं, फिर उसको जारी रखते हैं, फिर उसको कंट्रोलिंग करते हैं, तो वो अधिगम है, सृजन है, संतुलन है या अभिप्रेरणा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास वो क्या रहता है, हमारे पास अभिप्रेरणा रहता है। ठीक है, संतुलन रहेगा, अभिप्रेरणा रहेगा, क्योंकि जब हमने कोई काम शुरू कर दिया, फिर उसको जारी भी रख रहे हैं, फिर उसके ऊपर कंट्रोलिंग भी आ रही है, मुझे मोटिवेशन के आधार पर ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख क्या रहेगी। क्या भूख हमारी आवश्यकता है, अंतनोद्र है, प्रेरणा है या उद्देश्य है। देखो, जब भूख लगती है भूख हमारे पास क्या रहती है। भूख हमारे पास रहती है अंतनोद मतलब कह दो, या ड्राइव कह सकते हो इसको आप। ठीक है, ड्राइव भी कह सकते हो इसको, जो हमारी भूख जो हमारे लिए ड्राइव रहती है। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है कि अब बता रहे हैं कि जन्मजात प्रेरक कौन सा नहीं है। क्या वो भूख है, प्यास है, आदत है या नींद है। देखो, भूख, प्यास और नींद ये तो तीनों हमारे पास जन्मजात है, लेकिन जो आदत है ये जन्मजात नहीं होती, इसको बाद में अर्जित किया जाता है। तो हमारे पास सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सा अभिप्रेरणा का प्रभाव अधिगम को प्रभावित बनाता है। तो क्या अभिप्रेरणा हमारे व्यवहार को निर्देश करती है। क्या अभिप्रेरणा विद्यार्थी के सीखने में गुणात्मकता को बढ़ाती है। अभिप्रेरणा द्वारा छात्रों के सीखने की गति शीघ्र होती है। ये सारे, देखो, ये सारे के सारे ऑप्शन सही है, क्योंकि जब हमें अभिप्रेरणा मोटिवेशन मिलेगी तो हमारे व्यवहार को भी को क्या निर्देश मिलेगा। विद्यार्थी के सीखने की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। ठीक है, और उनकी कार्य करने की शक्ति भी बढ़ जाएगी। ये तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हमारे पास सेवंथ है। सेवंथ क्वेश्चन हमारे पास है कि जिन बच्चों में उपलब्धि अभिप्रेरणा अधिक होती है उनके माता पिता कैसे होते हैं। स्वतंत्रता को हतोत्साहित करेंगे, मानकों की प्राप्ति हेतु सफलता पर दंडित करेंगे, या फिर उच्च मापदंड स्थापित करेंगे, या बच्चे के व्यवहार को बिना शर्त स्वीकार करेंगे। तो किस तरह का व्यवहार पेरेंट्स का होगा, वो क्या करेंगे, ऊंचे मानदेय स्थापित करेंगे। ठीक है, उच्च जो है मानदंड जो है वो क्या करेंगे, स्थापित करेंगे। सी ऑप्शन सही, क्योंकि देखो, वो स्वतंत्रता का हतोत्साहित तो नहीं करेंगे जब कोई बच्चा अभिप्रेरित हो रहा है। ठीक है, और असफलता पर दंडित नहीं करेंगे, ये चीज़ नहीं रहेगी उसमें। बच्चे के व्यवहार में कोई शर्त, बिना शर्त स्वीकार करते रहेंगे, तो ये भी चीज़ यहाँ पर नहीं रहेगी। नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन कि अभिप्रेरित व्यवहार की क्या आवश्यकता है। क्या इसमें उत्सुकता और निरस्ता रहती है। देखो, निरस्ता तो रहती ही नहीं है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन तो यहीं से गया। शक्ति का संचालन होता है यहाँ पर, क्रिया केंद्रित प्रक्रिया होती है या आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो देखो, जब अभिप्रेरित होता तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है ना, जैसे हमने बात की थी नीड। ठीक है, उसके बाद हमने बात की ड्राइव की, फिर हमारे पास इंसेंटिव्स आया, और हमारे पास फिर हमारा लक्ष्य प्राप्त हो गया, तो हमारा गोल हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारी जो डी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन कि जब दो अभिप्रेरणाएं आपस में मेल नहीं खाती तो क्या परिणाम होगा। क्या उससे दुख होगा, कुंठा होगी, द्वंद्व होगा या प्रत्याहार होगा। तो इससे क्या होगा, एक द्वंद्व हो जाएगा, जो मतलब दो, एक इधर से अलग मोटिवेशन आ रहा है, इधर से एक अलग मोटिवेशन आ रहा है, और आपस में मेल नहीं खा रही, तो उससे क्या होगा, द्वंद्व आ जाएगा। नेक्स्ट टेंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेंथ क्वेश्चन में क्या बोला है कि मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने दिया। क्या वो फ्रायड एंड ड्रूग ने दिया, कुर्ट्ज़-लेवी ने, मैकडूगल ने, या स्किनर ने दिया। ये जो आपका जो 10th
क्वेश्चन है जो इन्होंने बोला है बेसिक इंसेक्ट। जो बेसिक इंसेक्ट दी थी वो हमारे पास 14 थी, और ये जो है मैकडूगल ने दी थी हमें, ठीक है, जिसको पूरा नाम विलियम मैकडूगल भी इसको बोला जाता है। और ये हमारे पास जो एक आप इसको कह सकते हो कि इन्होंने मूल प्रवृत्तियों के बारे में बोला कि जो जन्मजात होती है, और संवेगों के बारे में इन्होंने बताया था। नेक्स्ट हमारे पास है 11th क्वेश्चन। सो 11th क्वेश्चन में क्या बोला है कि व्यक्ति की वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है। मतलब हमने कोई निश्चित उद्देश्य प्राप्त करना है, निश्चित व्यवहार करें, क्या वह अभिप्रेरणा है, अधिगम है, स्वधारण है या आदत है। तो हमारा मोटिवेशन ही रहता है कि एक निश्चित उद्देश्य के लिए प्राप्ति करते हैं। जब हम स्पष्ट हमारा व्यवहार दिखाई देता है तो अभिप्रेरणा होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई थी। क्या वो मोशन, मोटम, इन सारे में से मोट्यूम्स या फिर मोटिव से हुई थी, तो किससे हुई थी? वो हमारे पास जो है सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है 13 क्वेश्चन कि जो अभिप्रेरणा के आनुवांशिक पैटर्न सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, किसने दिया? क्या वो मैस्लो ने दिया, शेल्डन ने दिया, एल्डर ने दिया या लॉरेंस ने दिया? सो ये जो हमारा जो व्यवहार है वो लॉरेंस ने दिया था, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। ठीक, 14 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि M.K. थॉमसन ने अभिप्रेरणा को कितने भागों में बांटा है? क्या वो 2, 3, 4 या 5 है? तो उन्होंने 2 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत अभिप्रेरक नहीं है? क्या वो आदतें हैं, अभिरुचि है, आत्मगौरव है या अभिवृत्ति है? सो वो हमारे पास क्या रहता है? आत्मगौरव रहता है, जो हमारा व्यक्तिगत नहीं रहता, बाकी सारी हमारी पर्सनल चीज़ें रहती हैं। उसके बाद है विद्यालय में पुरस्कार के क्या लाभ रहेंगे? क्या उससे आनंद की प्राप्ति होगी, मनोबल में वृद्धि होगी, उत्साहवर्धक होगा या सारे? तो ये सारे ही पॉजिटिव सेंस में, तो ये सारे के सारे हमारे ऑप्शन सही होंगे, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। 17 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से जो बालक के लिए प्रेरक नहीं है, उच्च पद, सम्मान, कुसंग या रुचि? देखो कुसंग ही नहीं है, बाकी तो सारे हमारे पास सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। 18 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो 18 क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अंतनोद सिद्धांत के अनुसार अंतनोद के कारण अभिप्रेरणा होती है। अंतनोद किस पर आधारित है? क्या वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित है, संज्ञान आवश्यकता या प्रलोभन की? सो देखो अंतनोद जो हमने पहले भी बात की थी, ये ड्राइव में आया था, तो ये हमारी आवश्यकताओं पर आधारित रहता है। मूल प्रवृत्तियाँ बेसिक इंसेंट नहीं है, वो अलग थी 14 हमारे पास, जिसको हमने अपने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अधिगम तक पहुँचाने के राज्य मार्ग को कहा है उद्दीपन, प्रवाहित, संवेदना, अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा को ही बोला गया है कि जो B.F. स्किनर ने बोला था, जो हमने कल वाली क्लास में किया था। लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेत बच्चों के लिए सही नहीं है? उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, ये तो सही बोल रहा है, इसमें कुछ गलत नहीं है। वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौतियां भरे कार्यों को आनंदित करते हैं, वे हमेशा सफल रहते हैं। देखो हमेशा सफल रहना तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, असफलता भी आती रहती है। सो गाइज़, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब